स्टेट्स और द नेटिव स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या कहा, ध्यान से समझना, ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह रही है कि इसके अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस भी रह सकते हैं और इंडियन स्टेट्स या नेटिव स्टेट्स भी इस फेडरेशन का हिस्सा होंगे। अच्छा, इससे नेटिव स्टेट्स को डर लग जाएगा कि नहीं, या लपेट दिया इसने, खींच लिया फेडरेशन में। नाउ व्हाट विल हैपन, देखो, फेडरल सेंटर with provincial legislature for Indian states accession to this federation was, यहां पे क्या है, इसका मतलब एक तरफ गवर्नमेंट क्या कह रही है, इस फेडरेशन में कौन होगा, ब्रिटिश प्रोविंस प्लस इंडियन स्टेट्स। कांग्रेस को सजाएगी, मजा आ गया। दूसरा प्रोविजन क्या है, दैट देयर एक्सेशन टू दिस फेडरेशन इज व्हाट, वॉलेंटरी। अगर वो चाहे तो ज्वाइन करे और चाहे तो ज्वाइन ना करे। यही मनवाने के लिए तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब पहुंचे थे कि भैया ये फ्रीडम दे दो, हम चाहे तो ज्वाइन करें चाहे तो ज्वाइन ना करें। मेरी बात समझ गया। अच्छा, ये क्या है, डिवाइड एंड रूल है कि नहीं, बताओ। व्हाट विल बी द अल्टीमेट डिजायर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, विल दे लाइक टू ज्वाइन, नो, दे विल नॉट लाइक टू ज्वाइन। और गवर्नमेंट बहुत होशियार है, इफ दे विल नॉट लाइक टू ज्वाइन सो द नंबर इज ओके इन हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। अगर कल के डेट में इंडिया को पावर ट्रांसफर भी कर देते हैं तो इंडियन टेरिटरी में उनकी इंटरफेरेंस हमेशा बनी रहेगी। मेरी बात समझ गया ना। ये प्रिंसली स्टेट्स क्या कर सकते थे, हमेशा अपने हेल्प और सपोर्ट के लिए किसकी तरफ देखते, ब्रिटिश की तरफ देखते। बट प्रॉब्लम क्या है, दैट दिस प्रोपोज्ड फेडरेशन नेवर केम अप, ये कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैरिड ऑन अप टू 1946 एज पर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका मतलब 1919 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही 1946 तक चीजें चलती रहेंगी। और यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्रोपोजल। यहाँ क्या अप्लाई हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्रोपोजल। बट बाय रीडिंग दिस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, डिवाइड एंड रूल, टू डिले द, फॉर एग्जांपल वी आर डिमांडिंग फॉर फ्रीडम, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल से ऐसे कैसे आजादी दे दे यार, किसको देना है पहले ये तो बताओ, आजादी देना है किसको देना है, कांग्रेस को दे कि मुस्लिम लीग को आजादी दे दे कि प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दे, पहले आपस में तय करके आओ कि आजादी चाहिए किसको। नारा क्या लग रहा था कि हमें चाहिए आजादी, अंग्रेजों ने कहा बैठो और बताओ किसको चाहिए आजादी, पहले क्लियर कर दो तब हम आजादी दे देंगे। और हम बड़े सिविलाइज लोग हैं, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ना हम प्रिंसली स्टेट्स के साथ इनजस्टिस होने देंगे, ना हम माइनॉरिटीज के साथ इनजस्टिस होने देंगे। ऐसा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट कर क्या रही थी, दे वेयर डिलेइंग, वो डिले कर रहे थे कि हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने में डिले करना। और डिले करने का उनके पास बहाना भी था, प्रिटेक्स्ट भी था। और वो बहाना क्या था, मुस्लिम लीग, वो बहाना क्या था, डिमांड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। गॉट इट, नाउ यू हैव गॉट दिस इंटेंशन of the British. Now, okay, let's look at the second important development. These are the points from the constitutional development in India. दूसरा क्या है, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942, 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आता है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रिलिम्स। ओके, it came to India in March 1942 and the purpose of this Crips mission was get the full Indian cooperation and support in First World War. देखो, sorry, Second World War. Second World War was in progress during this time period, 1939 to 1945 Second World War चल रहा था। और 1945 के आसपास, सॉरी 1942 के आसपास, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश पोजीशन वाज वीकर। ठीक है, नाउ इन दिस सिचुएशन ब्रिटिश को क्या चाहिए था, इंडियंस की हेल्प और सपोर्ट चाहिए थी। तो वो कौन सा मिशन लेके आए, क्रिप्स मिशन प्रपोजल्स लेके आए कि इंडियंस को कन्विंस किया जा सके, ठीक है, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करे, सपोर्ट करे। विथ व्हाट, मेन, मेन मीन्स व्हाट, इंडियन पीपल, इंडियन यंग इंडियन पीपल विल बिकम troops, they will fight for Britain. Okay, we will do what, we will collect funds for British to fight the wars
एंड देयर वर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया आल्सो, टाटा आयरन एंड स्टील 1907, वो सब भी था। तो हम मटेरियल से, आयरन एंड स्टील से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प कर सके। इट मीन्स दे वांट फुल इंडियन सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, इसलिए उन्होंने हमारे पास ये ऑफर दिया। और ऑफर में क्या कहा, दैट देखो मेंबर्स में क्या है, राइट, Winston Churchill was the prime minister at that time. This is an important prelims question, that when Cripps mission was sent to India, who was the prime minister? So the answer is Winston Churchill, right? He was the prime minister. Now 1942 it was sent, and now the next important point is, okay, what are the proposals of this Cripps mission? ठीक है, proposals क्या है Cripps mission के? तो देखो, the British government would accept the new constitution subject to the, पहली चीज इसमें बात इसने करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्रिप्स मिशन इज टॉकिंग अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये इसका सबसे प्रोग्रेसिव प्रोविजन है। ओके, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट विल फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके, विल बी इंडियंस। ठीक है, ऑल मेंबर्स विल बी इंडियंस, ये भी बहुत अच्छी बात है कि मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी इंडियन। दूसरी बात क्या कह रहा है कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाट विल हैपन, okay, the members will be what, from British provinces also and Indian princely states also, मतलब all Indians की बात कर रहा है कि the members will be the all Indians। okay, this is the Cripps mission, इतना याद रखना, अभी डिटेल प्रोविजंस में हम नहीं जा रहे हैं। okay, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात थी कि all members will be Indians and the members will come from British provinces also and princely states also। क्या कहा क्रिप्स मिशन ने कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो मेंबर्स आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दे विल बी इलेक्टेड, और प्रिंसली स्टेट्स से जो मेंबर्स आएंगे दे विल बी नॉमिनेटेड, यानी कि राजा महाराजा नॉमिनेट करके भेज देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये कहा क्रिप्स मिशन ने। दिस इज नॉट गुड, दिस प्रोविजन इज नॉट गुड। नॉमिनेशन, अगर प्रिंसली स्टेट नॉमिनेट करके अपने मेंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेगा तो उसका पावर और डोमिनेंस तो हमेशा बना रहेगा। मेरी बात समझ गया ना? This is the point. Now, this is the demerit also, that representation of princely states by nominees and not by elected representatives is the major weakness। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे जो इस क्रिप्स मिशन का सबसे जो कह सकते हो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, सो दैट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रोविजन। नाउ आफ्टर क्रिप्स मिशन व्हाट विल कम, देखो एक डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलपमेंट इन इंडिया जो स्टार्ट होता है 1939 से with Linlithgow's proposals, with August offer, okay, then we will see Cripps mission 1942, then we will see Wavell plan, and on the basis of this Wavell plan, Simla conference in the year 1945, then there is cabinet mission plan in the year 1946, then there is Mountbatten plan in the year 1947, and then there is Indian Independence Act in the year 1947. So here we are taking selective references. एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया, इन विच विल डिस्कस फ्रॉम 1773 और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, वहां तक के टॉपिक को कवर करेंगे। बट यहाँ केवल मैं रेफरेंसेस ले रहा हूँ, तो घबराना नहीं है। सो हियर वी आर डिस्कसिंग व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कैबिनेट मिशन प्लान, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। तो कैबिनेट मिशन प्लान में क्या कहा जा रहा है, देखो, The cabinet mission plan was a statement made by the cabinet mission and the viceroy Lord Wavell। हमेशा याद रखना, who was the viceroy 1946, तो the answer is Lord Wavell। ठीक है, this cabinet mission plan 1946, this year is important, it contained proposals regarding the constitutional future of India। It means that this cabinet mission plan is presenting proposals regarding the future constitution of India, right? And the members of the cabinet mission, this fact is also important for your exam, members of the cabinet mission, who are the members? So the first important name is Lord Patrick Lawrence। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम क्या है, स्टैफर्ड क्रिप्स। पहले भी स्टैफर्ड क्रिप्स आ चुका है, बट यहाँ कैबिनेट मिशन के मेंबर के रूप में आ रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट नेम इज A.V. Alexander। so these are 3 members, okay, Lord Patrick Lawrence, Stafford Cripps and A.V. Alexander।
And why this mission is called cabinet mission? Because these three members were the members of British Parliament. ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कैबिनेट के मेंबर्स थे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस मिशन कैबिनेट मिशन। मेरी बात समझ गए? यहां लिखा भी हुआ है कि पैथिक लॉरेंस क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। स्टैफर्ड क्रिप्स वाज प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये भी ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। एवी अलेक्जेंडर वाज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। इट मींस ऑल दीज थ्री वेयर द ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स, ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स। दैट्स व्हाई दिस मिशन इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन। और ये क्या था? एक सीरियस प्रोपोजल था जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में डेडलॉक बना हुआ था। डेडलॉक को सॉल्व करने का दिस प्रोपोजल वाज अ सीरियस प्रोपोजल टू सॉल्व द डेडलॉक दैट वाज मेंटेन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। कैबिनेट मिशन प्लान कहता क्या है? व्हाट आर द प्रोपोजल्स हियर? द प्रोपोजल इज देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान से देखो, ये किस चीज की बात कर रहा है? यूनियन ऑफ इंडिया। और यूनियन ऑफ इंडिया विल हैव व्हाट? बोथ। बोथ मींस, यहां पे ध्यान रखना है एक एक पॉइंट्स को। इट विल हैव बोथ। बोथ मींस व्हाट? ब्रिटिश इंडिया, इट मींस ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड स्टेट्स। ए स्टेट मींस व्हाट? नेटिव स्टेट। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन। इस यूनियन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर में कौन होगा? देयर विल बी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस आल्सो एंड नेटिव स्टेट्स आल्सो। और वो क्या कह रहा है? which should deal with the following subjects: foreign affairs, defense and communication। इसका मतलब ये जो यूनियन है, it will deal with important subjects like foreign affairs, defense and communication। ये राइट्स किसके पास होंगे? यूनियन के पास। और भी बहुत सारे राइट्स किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? यूनिट्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट द यूनिट्स विल बी गिवन द राइट्स। यूनिट्स को भी राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ the चलिए, now the next important point is that the union shall have an executive and legislature constituted from British India and state representatives। फिर से दोनों आ गया, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगा, इसमें भी ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो नेटिव स्टेट्स हैं, यहाँ से दोनों जगह से मेंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है कि दोनों को इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहा है। साथ ही साथ वो क्या कह रहा है कि ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट्स एंड ऑल रेसिडरी पावर शुड वेस्ट इन द प्रोविंसेस। कैबिनेट मिशन इज सेइंग दैट जो रेसिडरी पावर होगा दैट विल बी गिवन टू प्रोविंसेस। और जब भी रेसिडरी पावर आप प्रोविंसेस को देते हो, इट मींस यू आर सपोर्टिंग अ पावरफुल प्रोविंस। अभी रेसिडरी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। मेरी बात समझ गया ना? तो इसका मतलब क्या है कि कैबिनेट मिशन प्रोपोजल्स में कुछ अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। बुरी चीजें क्या है? पहला ही हो गया कि रेसिडरी पावर किसको दिया जाएगा? प्रोविंसेस को। तो अगर प्रोविंसेस ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो बताओ, जो हमारा यूनियन है, क्या ये स्टेबल बना रह पाएगा? सही मायने में यूनियन रह पाएगा? नहीं। ठीक है, इसके डिसॉल्व होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब देखो इसमें और एक पॉइंट क्या है? प्रोविंसेस शुड बी फ्री टू फॉर्म ग्रुप्स विद एग्जीक्यूटिव। एक ग्रुपिंग वाला स्टेट का प्रोविजन है, और इसमें भी एक पॉइंट है। अब मैं इसको अपने तरीके से बताता हूँ तो वो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, नाउ देखो, जो कैबिनेट मिशन प्रोपोजल्स हैं 1942 के, सॉरी 46 के कैबिनेट मिशन प्रोपोजल्स 1946, its provisions can broadly be divided into three parts। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग द डिमांड फॉर पाकिस्तान। सो कैबिनेट मिशन डिड व्हाट? इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। इसने पाकिस्तान की डिमांड क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी। पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट कर दी। कहा कि वाई पाकिस्तान? इफ यू वांट पाकिस्तान on the basis of your minority status claim, so when separate nation Pakistan will be given, तो पाकिस्तान के अंदर भी तो minorities होंगे, and those minorities will be Hindus and the other religious groups। So in order to solve one minority problem, if we are creating challenges for the other minorities, this is not a solution at all। ये तो solution है ही नहीं। and you are demanding पाकिस्तान, एक है इधर राइट में ईस्टर्न पाकिस्तान जो आगे चल के बांग्लादेश हो गया, और दूसरा कहाँ है? वेस्ट में। ठीक है, कहा हाउ यू कैन मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ दिस नेशन इन फ्यूचर।
योर इंटीग्रिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। कैबिनेट मिशन ने कहा टूट जाएगा भाई, दो हिस्से में टूट गया 1971 में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब आप पढ़ रहे थे तो पेपल स्टेट्स को एनेक्स करना क्यों जरूरी था? नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स इनकी यूनिटी बनी नहीं सकती थी विदाउट एनेक्सिंग द पेपल स्टेट्स। वही कहानी यहाँ थी कि द डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज अ सेपरेट नेशन which was divided into two halves 740 miles apart from each other, okay, and for everything your dependency will be maintained on India. How you will be able to maintain your, okay, independent status? Your integrity may be compromised in the future. So the cabinet mission said that this is not a feasible demand, and on minority basis if you are demanding, this is also not feasible because, okay, it will create challenges for the other minorities. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम क्या था? एक हाथ दो दूसरे हाथ ले लो। मेरी बात समझो, बहुत होशियार थे। खुश हो गए हम लोग सुन के कि मजा आ गया, कितना अच्छा है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने कहा कि नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं दिया जाएगा। देन व्हाट कैबिनेट मिशन विल डू? प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स, ये भी लेके आ जाएगा, प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स। और ये प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स क्या है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे स्टेट्स की कैटेगरी बना दी जाएगी। गॉट इट? जैसे if you look at this slide you can just get some idea. Provision of grouping of states, okay, are you looking at this slide? ये डाटा नहीं याद करना है, कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है। this is one group A, this is another group B, this is another group C. there are three groups. अब देखो टेक्निकल बात क्या है, डाटा नहीं रटना आपको। how many provinces are there? Provinces means we are talking about British Indian provinces, ये princely states नहीं है। These states are ruled and controlled by British. हम कब की बात कर रहे हैं? 1946 की बात कर रहे हैं। एक स्टेट कौन सा है? मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, बंगाल। देवर थ्री प्रेसिडेंसीज, आपको पहले से ही पता था। इन पे तो ब्रिटिश रूल कर ही रहे थे। और क्या हो गया? यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज आप यूपी कहते हो। बिहार वॉज वन रीजन, सेंट्रल प्रोविंस था जिसको आप एमपी कहते हो। उड़ीसा वॉज वन प्रोविंस, पंजाब वॉज वन प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड NWFP, सिंध वॉज इन नॉर्थ वेस्ट, दिस इज बंगाल एंड दिस इज असम। अब आप ध्यान से देखो, इन दिस ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स, इफ यू लुक एट दिस ग्रुप बी, ग्रुप बी पे ध्यान से देखो, ये ग्रुप बी के जो स्टेट्स हैं किधर है? उधर ही है जिधर पाकिस्तान मिला था, नॉर्थ वेस्ट, वही हिस्सा तो पाकिस्तान बना। सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध। अच्छा, ग्रुप सी में आप आ जाओ, देखो कौन कौन से स्टेट्स हैं। बंगाल, असम, इधर की टेरिटरीज मिला के क्या बनाई गई थी? ईस्टर्न पाकिस्तान। तो कैबिनेट मिशन कितना होशियार है। On one side cabinet mission is saying no Pakistan, and on the other side cabinet mission is grouping the states in such a manner that when you will combine these two groups, group B plus group C, this is what? This is blueprint of Pakistan. यही तो है पाकिस्तान का blueprint। कांग्रेस बड़े होशियार थे, इधर से मना किया, उधर से प्रोविजन को इंक्लूड कर दिया, राइट? तो दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली द ब्लूप्रिंट ऑफ पाकिस्तान। यही तो है पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट। मेरी बात समझ गया? और ये क्या है? मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यही तो है इंडिया। हालांकि इसका कुछ हिस्सा इधर भी है, इंडिया में भी है, बट ग्रुप ए विल सी इंडिया एंड ग्रुप बी प्लस सी इट इज व्हाट? पाकिस्तान। दिस इज ब्लूप्रिंट ऑफ पाकिस्तान। ये हो गया ब्लूप्रिंट ऑफ पाकिस्तान। तो ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स किया, INC सेड दैट ये क्या किया भाई तुमने? On one side you are rejecting the demand for Pakistan, and the other side you are doing what? To B plus group is equal to what? Pakistan. Now ये हो गया ना अपीजमेंट। इसके बाद आ जाओ प्रिंसली स्टेट्स पे आ जाओ। What cabinet mission is saying? Cabinet mission is saying that okay, a constituent assembly will be formed, and this constituent assembly will draft the constitution of India। और कैबिनेट मिशन प्रोपोजल्स के बेसिस पे ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होगा? द मेंबर्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सो द आंसर इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स आएंगे। कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे? तो देखो, दीज आर द ब्रिटिश प्रोविंसेस ना, यही तो है ब्रिटिश प्रोविंस।
इन सभी प्रोविंसेस में क्या होगी, पीएलए होगी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इन ऑल दीज प्रोविंसेस देयर विल बी पीएलए। जैसे आज स्टेट्स में क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर्स, इन द सेम वे इन ऑल दीज प्रोविंसेस देयर विल बी पीएलएस, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दिस पीएलए इज व्हाट, एन इलेक्टेड बॉडी। ये पीएलए क्या है, दिस पीएलए इज एन इलेक्टेड बॉडी and this PLA will elect the members of the Constituent Assembly from their province। मेरी बात समझ गया ना? ये PLA क्या करेगी, अपने प्रोविंस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजेगी। इट मींस द पीपल आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन दिस इलेक्शन। हु इज पार्टिसिपेटिंग, PLA is electing the members of Constituent Assembly. So the members of Provincial Legislative Assembly are electing the members of Constituent Assembly. So this kind of election where the people did not participate directly is what, a kind of indirect election। यही तो है indirect election। दूसरा क्या होगा, किस स्टेट से, किस ब्रिटिश प्रोविंस से कितने मेंबर्स आएंगे, ये दूसरा प्रॉब्लम था। हाउ इट विल बी डिसाइडेड, बिकॉज द पॉपुलेशन एंड द साइज ऑफ स्टेट्स डिफर, इट्स नॉट यूनिफॉर्म। so population was one criteria, population was one criteria। एक क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। इट मीन्स 10 लाख पॉपुलेशन रफली विल सेंड वन मेंबर। 10 लाख पॉपुलेशन पे कितने मेंबर आएंगे, वन मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल दैट सपोज द पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा इज 60 lakhs, so how many member, 6 member, मतलब रफली, ठीक है। 62 होगा तो भी 6 member। एंड व्हाट अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स, ओके, so different religious classes which forms the part of the population, so they will be accommodated in this number, तो accommodate कर लिया जाएगा। मेरी बात समझ गया? This was the idea, but cabinet mission is saying that in this constituent assembly members of princely state will also come। princely state के भी members constituent assembly join कर सकते हैं, okay, princely states। so how princely state will send its members or representatives, so nomination, clear? So either they will be indirectly elected, they will be indirectly elected in case of, okay, British provinces, and they will be nominated in case of the princely states। इसका मतलब उनको ऑप्शन दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन सकते हो, बट ये चीज उनके ऊपर फोर्सफुल नहीं है, ओके, दिस इज नॉट मेड कंपल्सरी फॉर देम। मेरी बात समझ गया ना? ये कंपल्सरी नहीं किया गया और ये चीज सही नहीं है। इट वॉज नॉट अप्लाइड कंपल्सरीली, ये कंपल्सरीली नहीं अप्लाई किया गया। एंड इट शोज दैट स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट्स दैट व्हेन इंडिया विल गेट फ्रीडम, ओके, so there will be one India which will be comprised of the British provinces, plus what we will do, we will make India weaker for the coming future। ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स है तो हमेशा यहाँ पे रिलीजियस इश्यूज बने रहेंगे, एंड द प्रिंसली स्टेट्स इफ दे विल नॉट ऑप्ट, so in future for their help and support they will look towards British government, and in this way British government will be able to exercise its control even after giving freedom to India। कोई भी देश जो आप पे शासन कर रहा है वो आपको आजाद करने के बाद आपको पावरफुल नेशन के रूप में नहीं देखना चाहेगा। मेरी बात समझ गया ना? अगर आप पावरफुल हो जाओगे तो आपको उसकी हेल्प एंड सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे विल ट्राई टू मेक यू वीकर। दैट इज द ब्रिटिश पॉलिसी इन 1947, बट थिंग्स चेंज्ड। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? नेक्स्ट इज माउंटबेटन प्लान ऑन 3rd June 1947, माउंटबेटन प्लान। एंड दिस प्लान डिड व्हाट? माउंटबेटन प्लान जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान, ओके, और जो फ्रीडम ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, दिस वाज इन अकॉर्डेंस विद दिस प्लान। वो इसी प्लान के अकॉर्डिंग था, माउंटबेटन प्लान के